नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हो वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर बरेली से है, जहां पर प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़ने फोड़ने की सूचना पर हिंदू संगठनों ने रोष व्यक्त किया है। वह इस मामले को लेकर दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने दूसरे समुदाय के युवक को अपना मकान बेच दिया। जब वहां के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। जब इसका पता हिंदू संगठन को लगा तो वह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मकान बेचे जाने का विरोध जताया। कुछ देर बाद घटना को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र के आला हजरत बाली गली में संदीप रहते हैं। उन्होंने अपना मकान जमाल नाम के युवक को बेच दिया था। जब उसका पता हिंदू संगठनों को लगा तब वे मौके पर पहुंच गए और सभी ने इसका विरोध किया। फिलहाल मामले को लेकर कोतवाली में दोनों पक्ष पहुंचे, उसके साथ ही वहां हिंदू संगठन भी मौजूद रहा। इस दौरान हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि मकान के अंदर बने हिंदू मंदिर को दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा तोड़ा जा रहा है। हिंदू संगठन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, मामला ये है, आला हजरत के आगे साइड में एक मंदिर प्राचीन बना हुआ है जो 200 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है। उस मंदिर को जबरन तरीके से कब्जा किया जा रहा है एक मुस्लिम द्वारा। वहाँ के लोगों का कहना ये है कि उसकी रजिस्ट्री हुई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मंदिर की कभी रजिस्ट्री होती है क्या? मंदिर समाज का होता है, समाज को समर्पित होता है। उस पर इस तरीके से आप कब्जा कर लेना, अब मूर्तियों को खंडित करना और जबरन तरीके से उस पर कब्जा कर लेना, हिंदू समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। करणी सेना, अन्य हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कोतवाली में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र लिख के दिया है और इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है उच्च अधिकारियों से बात करके इसमें मुकदमा लिख के जल्द दोषियों को जेल भेजा जाएगा। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं आज सावन का पहला दिन है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है, दंगा भड़काने की कोशिश की गई है। ऐसे दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर हमारे मंदिर को कोई भी अगर छेड़ेगा तो हम उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, अंजाम कुछ भी हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गोंडा से है, जहां पर बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए मुख्य अभियंता ने बंदे पर कैंप लगाकर नदी के बहाव से होने वाले कटान को लेकर योजना बनाई है। प्रदेश के कई जिलों में संभावित बाढ़ के कहर को रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें संभावित बाढ़ को यथासंभव रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि प्रदेश सरकार बाढ़ को रोकने के लिए अरबों की लागत से अनेक तटबंध बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बाढ़ की विभीषिका हर साल झेलनी पड़ती है। लेकिन गोंडा जिले में नई तकनीक और नए आयाम से संभावित बाढ़ को रोकने के युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। वहीं गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिले में बाढ़ से होने वाली तबाही और बांधों के कटान रोकने के लिए मुख्य अभियंता राकेश कुमार ने बंदे पर कैंप लगाकर नदी के बहाव से होने वाली कटान को रोकने की योजना तैयार की और तटबंधों पर बोल्डर पिचिंग से लेकर नदी में ठोकर व स्पर का निर्माण करने जैसे अनेकों कार्य प्रारंभ किए। कार्य की गुणवत्ता और पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समिति का गठन किया, ताकि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता न हो सके। मुख्य अभियंता ने बताया कि वो समय समय पर निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण करते हैं, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ के मंशा रूप कार्य हो और बाढ़ की तबाही से रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हर कोशिश की जा रही है जिससे संभावित बाढ़ की इससे लोगों को बचाया जा सके। अब देखना यह होगा कि मुख्य अभियंता की अगुवाई में बाढ़ को रोकने के लिए कराया गया कार्य नया आयाम और नई पद्धति से लोगों को कितनी राहत मिलती है, या फिर घाघरा नदी का रौद्र रूप इन सभी कार्यों पर पानी फेर देगा। बाढ़ का नियंत्रण के कार्य है जनपद बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती के संबंध में थोड़ा बता दूं आपको। हमारे यहाँ करीब 18 परियोजनाएं अभी वर्तमान जिस साल की स्थिति उन पर कार्य चल रहा है। उन पर हम 98% काम सभी परियोजनाओं को पूरा कर चुके हैं। इसमें से बहराइच में लेकर अगर हम पकड़ते हैं तो बहराइच में हमने काफ़ी परियोजनाएं बाढ़ की पूरी की है। इसके साथ ही हमारा गोंडा में जो घाघरा से कटान के 2 बंदे हमारे होते थे, ये बंदे कुछ नदी के अंदर बन गए थे
उसके हम त्रुटिवश कह लीजिए, प्रोसीजर कह लीजिए, जो बार बार घाघरा नदी से टच होकर के बहती है। हर बार हमें विषय का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं इस बार समझता हूँ जो हमने कार्य कराए गए हैं, कार्य मैक्सिमम पूरे हो चुके हैं। इनका प्रतिफल यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को इसका लाभ मिलेगा और ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी ताकि कोई क्षति हो या तरह हो। और मैं सभी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गोंडा जनपद के लोगों को, श्रावस्ती के, बहराइच के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि घाघरा के बाढ़ से कटान के होने की संभावना नगण्य है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा और अभी सभी लोगों को मैंने निर्देश किया है, अधिशासी अभियंताओं को, सहायक अभियंताओं को, अपने कार्य क्षेत्र में बने रहे, विशेष बात सुन रहे हैं और समय से मुझे अवगत कराते रहे। कार्य की गुणवत्ता को लेकर आपने संबंधित को क्या निर्देश देते रहे? देखो, जब मैं कार्य पे जाता हूँ तो मेरे इंस्पेक्शन पे आप मेरे ग्राउंड स्टाफ से जानकारी कर सकते हैं। मेरे जो अनुबंध में विशिष्टता होती है, स्पेसिफिकली मैं उनकी विशिष्ट रूप से एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टेस्टिंग के लिए निर्देश क्या हुआ है, और टेस्टिंग का उसका रिजल्ट ये मिला कि सभी आप भी कभी भी हमारे उपखंड में जब आप हमारे कार्यस्थल पर जाएंगे, वहाँ पे एक रजिस्टर पाएंगे, वहाँ पर एक कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या काम हो रहा है। उसके साथ ही हम जो अपनी योजनाओं के हिसाब से जो हमारे विशिष्टता होती है हमारे अनुबंध में, उनके हिसाब से चेकिंग के लिए हम प्रॉपर वहाँ व्यवस्था की है, उनके टेस्टिंग किए हुए हैं। अपने इंस्ट्रक्शन नोट में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं, राइटिंग में भी, ओरली भी। भुगतान जब सभी हर मटेरियल का जो भी निर्माण सामग्री प्रयुक्त हो रही है, प्रॉपर टेस्टिंग कराया जाए, जब टेस्टिंग के रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही भुगतान किया जाए। गुणवत्ता के मामले में मैं समझ रहा हूँ और प्रगति भी जो हमारी है बहुत अच्छी है। मेरे पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव महोदय भी आए थे, हमारे माननीय मंत्री जी भी आए थे, सभी लोगों ने उन कार्य को देखा है। मैं पूरा विभाग मुतैद है और बाढ़ कार्यों में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आने देंगे कि जिससे किसी आदमी को दिक्कतें हो, परेशानी हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से, जहां पर पुलिस ने 15 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से एक देसी तमंचा, कारतूस और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में एसओजी और नागरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 15 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 के इनामिया अभियुक्त छोटे उर्फ छोटा कहार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रकाश नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाकर आंध्र प्रदेश में रह रहा था। इसके पास से एक अवैध देशी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद करने के साथ ही एक फर्जी आधार कार्ड भी पुलिस की संयुक्त टीम ने बरामद किया है। एसपी बलिया की माने तो गिरफ्तार अभियुक्त वर्ष 2008 में एक बहुचर्चित सोनम सिंह की हत्या में शामिल था। उसके बाद 2009 में गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ और वर्ष 2012 में एक हत्या की घटना की गई। इन तीनों ही घटनाओं में यह वांछित चल रहा था। इसके पास से एक 315 बोर का कट्टा और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है, जो प्रकाश के नाम से आंध्र प्रदेश में रह रहा था। इससे पूछताछ में इसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी ली गई। इसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नगरा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसओजी बलिया और थाना नगरा पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में 15 वर्षों से फरार एक हत्या में वांछित अभियुक्त छोटे उर्फ छोटा कहार सना प्रभुनाथ, ये सहरसपाली थाना सातवार का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। इसके द्वारा 2008 में एक बहुचर्चित सोहन सिंह हत्याकांड में ये शामिल था। उसके बाद 2009 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम हुआ। 2012 में इसके द्वारा सातवार में भी एक हत्या की घटना कारित की गई। इन तीनों ही घटनाओं में वांछित चल रहा था। इसके कब्जे से एक 315 बोर का अवैध कट्टा बरामद हुआ है और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है, जो प्रकाश के नाम से ये आंध्र प्रदेश में रह रहा था। इसके तलाश के लिए लगातार एसओजी की टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था और इसकी सटीक सूचना मिलने पर यह गिरफ्तारी हुई है। इससे गहन पूछताछ की गई है और इसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की गई है। उसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। अभियुक्त छोटे के विरुद्ध थाना नगरा में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां पर बिजली कटौती व छापेमारी के विरोध में भाकियू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। बिजली कटौती छापेमारी के विरोध में भाकियू टिकैत के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को बाहर निकालकर तालाबंदी कर दी।
प्रदर्शन के दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों और विजिलेंस के एसडीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं किसान यूनियन टिकैत के युवा जिलाध्यक्ष ने कहा कि मेरे पास भ्रष्टाचार के सारे सबूत हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी धरने स्थल पर नहीं पहुंचने पर किसान भड़क गए। अधिकारियों के धरना स्थल पर नहीं पहुंचने पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की। हापुड़ देहात के पटना बिजली घर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस धरने की अभी कोई रूपरेखा नहीं है, कब तक चलेगा, जब तक हमारी समस्याओं का सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक यहाँ से धरना समाप्त नहीं होगा। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हैं, कई यहाँ जो है भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मतलब आए दिन वसूली और किसानों का उत्पीड़न करते हैं। गाँव में जाते हैं, घरों में घुसते हैं। घरों में क्या मतलब है भाई, आपका मीटर लगा हुआ है, घर से बाहर आप उससे रीडिंग लो, लोड चेक करना उससे करो, अंदर घरों में क्या लेते हो घुस के। और इस तरह की और जो इन्हों की अवैध वसूली है, ये सब काम जब तक इन्हों पर अंकुश नहीं लगेगा जब तक हम यहाँ से जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पहुंचे सुबह सपा के अध्यक्ष राजभर ने कहा है कि अब दलित को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और दलितों में बड़ा चेहरा मायावती का है। बलिया के रसड़ा से, जहां राजनीतिक गलियारों में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर की पहली पसंद मायावती हैं। दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम काशीराम के चेले हैं। काशीराम ने कहा था कि दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, दलित का नंबर है। 13 प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। दलितों में बड़ा चेहरा मायावती का है। कुशल शासक रही हैं। यह गुण हमारी जो जानकारी में है मायावती के पास है। कोई और दलित चेहरा नहीं, उसमें यह गुण विद्यमान है। वह गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि मायावती, अखिलेश, सोनिया गांधी, नीतीश, जयंत एक मंच पर आ जाएं और उन लोगों की तरफ से यह हो कि राजभर भी आ जाए। तो जिस दिन ऐलान होगा हम लोग उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। 2 घंटे पहले बता दें हम लोग आ जाएंगे। जिस तरह का खेला भी समाजवादी पार्टी के मुखिया बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ मोर्चे बनाने के बाद पेशकश की। केसीआर के यहाँ गए थे, चर्चा सुनने में है। यदि ऐसा होता है तो फिर दूसरा मोर्चा भी बनेगा। नहीं है जो फैसला लेते हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे उनके जो भी नेता हों, यहाँ जो चर्चा का विषय बनता है, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। उस हैसियत से विधायकों की कुछ समस्या, क्षेत्र की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो उसको समाजवादी पार्टी के लोग ज़्यादातर परेशान हमसे हैं और कोई परेशान नहीं, ज़्यादा समाज सपा के लोग परेशान हैं। क्योंकि नुकसान उनको ये दिख रहा है कि पिछड़ों का नेता एक उभर रहा है, इसको रोको। उनका लक्ष्य एक है कि पिछड़ों का नेता उभर रहा है, रोको, हम ही एक पिछड़े के नेता हैं, हम ही बरकरार रहें। तो ये बात समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उनको बुरा लगता है। जैसे उदाहरण में 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव यूपी सरकार दिल्ली भेजे। अब वो प्रस्ताव 2 महीने के बजाय 4 महीना हो गया। 4 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री से समय लिया, मिल करके उनको बताया कि ये आदेश है, इस आदेश के तहत ऐसे ऐसे काम इस पे। तो उस पर मुख्यमंत्री ने जांच बैठा दिया कि किन किन जिलों में आपका ये जाति रहती है। उसका सर्वे के लिए आदेश हो गया। लगभग सर्वे हमको अंदाजा पिछले महीने पूरा हो। जब इस काम को लेकर हम मिले तो सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई तो अखिलेश यादव जी को, उनकी पार्टी को हुई। लेकिन वहीं जब जिसके ऊपर 80-80 मुकदमे हों, उस व्यक्ति को बचाने के लिए जब राम गोपाल जी मिलते हैं मुख्यमंत्री से, हमको तो तकलीफ नहीं हुई। तब उसको सपा के लोग ये नहीं कि क्यों बीजेपी के मुख्यमंत्री से मिल गए। और ये दोनों लोग, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, ये दोनों लोग पिछड़े दलित के दुश्मन हैं। शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में घोटाला हुआ, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में घोटाला हुआ। क्या मायावती जी हों चाहे अखिलेश जी कभी मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात को कहे? इन दोनों को जाके बैठ के बात करनी चाहिए ना, नहीं करते। लेकिन हम जाते मिलते हैं। हम अगर किसी मरीज की भर्ती नहीं हो रहा है पीजीआई में, तो हम अगर ब्रजेश पाठक जी से मिलकर उसकी भर्ती करा दे रहे हैं तो ये सपा को बुरा लग रहा है। हम अगर किसी की गाड़ी चालान हो गई
अगर उसकी मदद करने के लिए हम दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री के यहाँ चले गए, ये बात उनको बुरा लग रही है। अब सरकार समस्या जो पैदा हो रही है वो तो सरकार से ही ना कहेंगे कि हम जाएं अखिलेश से कहने, मायावती से कहने, सोनिया से, वो हल करेंगे यूपी की समस्या। आज सूबे में जिसकी सरकार है, जो मंत्री उसी से मिलेंगे। तो उससे मिलने के एवज में ये चर्चा पर चर्चा होती है कि पिछली बार सरकार में शामिल थे 17 में, तो हो सकता है सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, जैसे जो आप लोगों को सूत्र अलग अलग है यही खबर है सच्चाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर भारी बारिश के चलते गांव गनौली की गलियों में गंदा पानी भर गया है, जिससे वहां के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोनी ब्लॉक का गांव गलोनी, जहां के निवास जल भराव से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव की गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें दिन में कई बार महिलाओं एवं बच्चों को निकलना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं एवं बच्चों के पैरों में एलर्जी की शिकायत हो रही है। गांव की महिलाओं का कहना है कि पिछले 15 दिनों से गंदा पानी उनके घरों में भरा हुआ है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर इसी गांव के निवासी हैं। लोनी ब्लॉक प्रमुख वंदना कोमल गुर्जर भी इसी गांव के निवासी हैं। सबसे ये लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 15 दिनों से नरकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में आखिर किसके सामने अपनी गुहार लगाएं जो उनकी समस्या का समाधान हो सके। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं भी घरों में कैद हैं, लेकिन पशुओं के चारे आदि की व्यवस्थाओं के लिए उन्हें घर से बाहर इसी गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। पानी भर जाने के कारण फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। गांव के प्रधान कुलदीप सिंह का कहना है कि उनके गांव में यह समस्या काफी पुराने समय से है। ग्रामीणों ने तालाब पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, फिर भी उन्होंने नाले और रास्ते का प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजा है और जल्दी वह समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। परेशानी हुआ जी, सारे दिन भूख के तो मर रहे ढोर, कैसे आप पौड़ी में कर नार काटे, कैसे लिख रहे ना, बालक जा रहे, हमारे बालक डूब डूब कर और मरन लग रहे। कितने दिन से है समस्या? 15 दिन तक है समस्या। किसी तक है, कोई सुनाई करता ही ना। प्रधान तक कह लो, विधायक तक कह लो, कोई भी ना सुनता। पूरा मामला ये है भैया कि वहाँ लगभग 5 बीघे का तालाब था, जो वर्तमान में 1.5 बीघे का है, और अब इसका मैंने बुलवा के जेई को इसका रास्ता नपवा दिया है। ये परली तरफ को इसका ढलान होकर इसमें नाली और सीसी बनवा देंगे, ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लगभग कितना समय इसमें? लगभग 1.5 महीने में। कैसे स्कूल जाए, कैसे औरत है, कोई गोबर जा रही है, कोई नाल जा रही है, कोई घास है। बारिश में कैसे होगी? पहले से तो रोई जब बारिश हो, जब ही समस्या हो, जब तो सौ में नहीं बाप तो रास्ता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर इंद्रपुरम की सड़कों पर ग्रहण लग गया है। बता दें कि यहां पर नगर पालिका की लापरवाही के चलते लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है। गाजियाबाद नगर निगम को इंद्रपुरम की सड़कों को लगा नगर निगम का ग्रहण। आपको बता दें कि इंद्रपुरम CISF कैंप से वसुंधरा जाने वाली रोड पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोड पार कर रहे हैं। बता दें कि इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 1 महीने से नगर निगम की सीवर लाइन के कारण यह रोड का निर्माण बद से बदतर हो चुका है। लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद भी रोड को पार कर पा रहे हैं। हाल ही में सीवर लाइन का काम कंप्लीट होने के बाद भी रोड में कोई सुधार नहीं हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड पार करते समय लोग नीचे तक जा गिर रहे हैं। कई लोग बाइक लेकर नीचे तक गिर गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कई लोगों की मदद की। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग इस तरीके की परेशानियों को झेलते रहेंगे या फिर नगर निगम की तरफ से कोई काम किया जाएगा। पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जी, आप अभी कहाँ से आ रहे थे? क्या स्थिति जो है वो इस सड़क की बनी हुई है? हम इंदिरापुरम से पेट्रोल डलवा के आ रहे थे और इस स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ पीछे 1-1.5 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है और पीछे वाली रेड लाइट पे भी जाम लग गया है और लोग फिर वो कर रहे हैं, तो रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। और यहाँ पे आई थिंक सो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ दिन पहले खुदाई का काम चल रहा था और वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये जल भराव हुआ है यहाँ पे, जो जैसा मुझे लगता है। क्या कहना चाहेंगे, ये मरम्मत इसकी होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए, कैसे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और उसके जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं, जिससे जो आम सिटीज़न है यहाँ के उनको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अश्वनी जी, कहाँ से आ रहे थे आप और क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या समस्या हुई? कुछ नहीं, बस ये आ रहा था, इंदिरापुरम से आ रहा था, अब एकदम से रोड इतना बेकार था तो पानी गिर गया। कहाँ से आ रहे हो आप? इंदिरापुरम से आ रहा था। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? गाजियाबाद।
घर जा रहा था अपनी। क्या समस्या है आपको लगी? आप पानी भर रहा है रोड में और कुछ नहीं, देखो गिरा आपके सामने ही गिरा मैं जी। हाँ आप ये पूरा सामान भी भीग गया मेरा। क्या कहना चाहते हो फिर? क्या बस रोड ठीक करा दें और क्या चाहिए जी। कितने दिन से ये समस्या बनी हुई है? हो गया 1 महीने के ऊपर। हाँ फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।